अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। अच्छा जी बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज करनी है 7.4 और जाहिर है कि इसमें हम वो सवाल कर रहे हैं जो स्मार्ट सिलेबस वाले हैं। चंद सवाल ही मिसिंग हैं एक्सरसाइज में से और बाद वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए हम वो चंद सवाल अलहदा से भी बना देंगे जिन्होंने पूरी वीडियो देखनी है, पूरी एक्सरसाइज देखनी है। ठीक है, तो अभी हम जाहिर है कि वो चंद सवाल निकाल के करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें है कम्बिनेशन। अब इससे पीछे हमने परमुटेशन पढ़ा था 7.2 एक्सरसाइज और 7.3 भी परमुटेशन की ही एक स्टेप आगे वाला काम था। और परमुटेशन है चाहे कम्बिनेशन है, इन सब के अंदर हम अरेंजमेंट करते हैं, चीज़ों की तरतीब लगाते हैं। लेकिन दोनों में बेसिक सा फ़र्क है कि हमारी ये जो कम्बिनेशन है इसमें हम ऑर्डर का ध्यान नहीं रखते। एक कमेटी हमने बनानी है ना, तो उस कमेटी में अहमद पहले है या असलम बाद में है या उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस कमेटी में 3 लोग आगे हैं, बस उनको देख लेना, आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इस तरह फिर क्या होता है कि इसमें चीज़ें कम बनती हैं। एक टोटका बुनियादी सा ये बनता है कि परमुटेशन में जब हम अरेंजमेंट्स करते हैं तो वो ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरा तीसरा और वो जो है वो मैटर करता है। अगर एक के बाद दूसरा या दूसरा पहले की जगह आ जाता है तो एक नई चीज़ बनती है उससे। लेकिन ये जो कम्बिनेशंस हैं इसमें अहमद पहले आए अकरम आगे आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी वो आए। तो ये बेसिक सा फ़र्क है और फार्मूले में भी ज़ाहिर है थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, वो हम लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कम्बिनेशन में ना उसने लिखा हुआ है कि जहाँ पे ऑर्डर्स जो हैं, अगर जहाँ नाम है तो ऑर्डर्स ऑफ द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता ऑर्डर कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। तो इसके लिए देखें ये एक तो डेफिनेशन है जो आप याद कर सकते हैं और ये बेसिक फार्मूला है जिसको हमने यूज़ करना है। NCR लिखते हैं, वहाँ पे NPR लिखते थे परमुटेशन में, यहाँ पे NCR लिखते हैं। और इसका फार्मूला क्या है, N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल। ये जो R फैक्टोरियल है ना, ये इसमें ज़ायदा आ रहा है, वरना N माइनस R फैक्टोरियल तो परमुटेशन के फार्मूले में पहले से था। तो ये जो R फैक्टोरियल है ये ज़ायद है, बाकी फार्मूला वही है परमुटेशन वाला। ठीक है, तो ये इसमें हमें याद रखना है। ये उसने कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि अगर आपके पास NCN हो, 9C9 हो, 10C10 हो, तो उसकी जो कम्बिनेशन को जब आप सॉल्व करवाते हैं तो आंसर 1 आता है और ये हमने आगे करके भी देखा हुआ है। और अगर NC0 हो कि उसमें से आप चूज़ जो है वो 0 कर रहे हैं, NCN का मतलब होता है ना कि आप सारे के सारे लोगों को चूज़ करके एक कमेटी एक चीज़ बना रहे हैं, तो ज़ाहिर है एक ही कम्बिनेशन बनना है क्योंकि सबको यूज़ कर रहे हैं। और 0 का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने किसी को भी नहीं उसमें से उठाया। ठीक है, तो किसी को भी ना उठाने का भी ज़ाहिर है वो एक ही बनता है कि आप एक ही कम्बिनेशन आपका बनेगा। तो ये बहरहाल उसके कुछ फार्मूले या कुछ आंसर्स जो हैं वो इस तरह से बनते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक फार्मूला है जो हमें ध्यान रखने वाला है कि NCR और NCN माइनस R ये एक ही बात होती है। तो ये भी अगर हम जहन में रखें तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा आगे। वैसे फ़िलहाल इस एक्सरसाइज में तो यूज़ नहीं हुआ। और ये एक ना बड़ा अच्छा उसने एक वो क्या कहते हैं आमने सामने दोनों को रख के परमुटेशन को और कम्बिनेशन को तो हमें एक थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि बुनियादी फ़र्क इनमें क्या है। सो देखें वही है कि ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है कि अगर अहमद पहले आ गया तो अकरम बाद में आ गया, या अकरम पहले आ गया तो असलम बाद में आ गया, तो वो दोनों दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ जो है वो अरेंजमेंट्स बन रही हैं। ठीक है, लेकिन कम्बिनेशन में ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। अहमद को जहाँ मर्जी बिठा दें, असलम को जहाँ मर्जी कुर्सी पे बैठा दें, तो उसमें मैटर नहीं करता। तो ये दोनों में हमें याद रखना है। और ये देखिए उसने बताया कि A और B और B और A ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट अरेंजमेंट बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे AB और BA जो है कम्बिनेशन में वो एक ही चीज़ के दो नाम है, तो वो एक ही चीज़ बन रही होती है। ठीक है, और जाहिर है कि इसमें हम अरेंजमेंट करते हैं और इसमें सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ये भी आप क्योंकि आप चूज़ कर रहे होते हैं जी इतने लोगों को लेके चल रहे हैं एंड सो ऑन, उसकी एग्जांपल्स हैं। सो बुनियादी चीज़ ये वाली चीज़ है ऑर्डर। तो ये हो गया। उसके अलावा फिर जाहिर है बाकी एग्जांपल्स वगैरह हैं।
और कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारी एक्सरसाइज ही है, इसको हम करते हैं इंशाल्लाह, और इसके जो चीज़ें हैं साथ और इसकी थ्योरी भी साथ साथ समझते जाएंगे। चलें जी, एक्सरसाइज हमारी आ गई सामने, 7.4 एक्सरसाइज है और पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको इवेल्युएट करना है, हल करना है, आंसर निकालना है। सो देखें पहला पार्ट 50C50, पीछे हमने वैसे फार्मूला पढ़ लिया है कि इसका आंसर 1 आता है, लेकिन उसको ज़ाहिर है एक स्टेप में तो आंसर नहीं दे देना ना, यहाँ कैलकुलेटर में करके डायरेक्ट आंसर दे दें। ये वो वाला सवाल है जिसको पूरा फार्मूला लगा के 2-3 स्टेप्स बना के फिर जो है उसको दिया जाता है। सो जाहिर है जो फार्मूला हमारे पास क्या है कि ऊपर वाली चीज़ n होती है, तो ऊपर वाली का ऊपर ही फैक्टोरियल, फिर नीचे जो 50 है या नीचे जो भी है इसको r कहते थे, तो उस r का फैक्टोरियल भी नीचे आएगा। और नीचे एक और चीज़ क्या होनी होती है कि दोनों को माइनस करवा के लिखना होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला है। तो वैल्यूज हम लगाएंगे, अब 50 में से 50 निकालें, 0 आता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और 50 फैक्टोरियल और नीचे 50, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होके आंसर 1 ही आएगा। तो जाहिर है कि ये इसके चंद स्टेप्स जो हैं वो हमें ज़रूर बनाने हैं। इसी तरह 1000C 0 है, तो इसकी भी क्रॉलरी हमने देखी थी कि इसका भी आंसर 1 आता है। तो जाहिर है 1000 है, ऊपर आएगा वो, 1000 में से ये 0 माइनस होना है, वो भी किया, और नीचे 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, वो ज़ाहिर है लिखे ना लिखे डजंट मैटर। 1000 में से 0 निकालेंगे तो 1000 ही आना है, तो ऊपर भी फिर 1000 नीचे भी 1000 है, तो ये दोनों फिर कट के आंसर 1 ले आएंगे। तो इस तरह से करके ये स्टेप्स हम बना लेंगे। इसी तरह एक और पार्ट है थर्ड वाला 10C7, ये प्रॉपर सवाल है क्योंकि उसमें ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, तो ऊपर वाली को हम n कहते हैं, नीचे वाले को r कहते हैं। तो 10C7, तो ऊपर 10 का फैक्टोरियल ऊपर वाली चीज़ का, नीचे 7 का फैक्टोरियल, और एक दफ़ा दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल। अब इसको लिखेंगे, अब देखें 10 का फैक्टोरियल है ना, तो उसको एक्सपेंड कर लें थोड़ा सा, स्टेप भी बन जाएंगे, 10 9 8 7 जैसे पिछले पार्ट्स में भी हम करते थे। तो 7 फैक्टोरियल पर रोक लें क्योंकि नीचे भी 7 फैक्टोरियल है हमारे पास, और ये 10 में से 7 निकालेंगे तो 3 रह जाएगा, तो 3 का फैक्टोरियल भी है। तो अब आपको पता है ये आप सारे कटवा सकते हैं, और 3 का फैक्टोरियल उसको भी खोल लें, 7 ऊपर रखें। अगर वैसे जुबानी कटवाने हैं, जैसे 2 4 8 होता है, 3 1 3 3 3 9, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना, 10 3 30 34 120। तो जुबानी इस तरह से होगा, वरना फिर ज़ाहिर है कैलकुलेटर का सहारा अगर आप लेते हैं तो फिर तो वो आराम से हो जाएगा। इस पार्ट को भी वैसे ही करना है, ऊपर 20 फैक्टोरियल नीचे 17 फैक्टोरियल, और एक दफ़ा माइनस करके, और फिर वही बात कि 20 को एक्सपेंड करें, 17 कटवा दें, नीचे 3 का फैक्टोरियल खोलें, फिर इनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वगैरह वगैरह करके तो हमारा 1140 आंसर आ जाता है। तो ये हमारा पहला सवाल, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा काम है। उसके ज़रा स्टेप्स बनाने हैं, फार्मूला लगाना सीखना है कि फार्मूला लगता कैसे है। तो चले उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका देखें फर्स्ट पार्ट क्या है। यहाँ पे भी इस साइड पे 2 कॉम्बिनेशन की चीज़ें हैं, बीच में रेशो आ गई है, इक्वल टू, इधर भी 2 रेशोज़ हैं। तो रेशो पिछले सवालों में भी देखें हमने किया था एक आध सवाल कि रेशो जो है बेसिकली वही होता है जो डिवाइड होता है, जो बटा होता है डिवाइड होता है, वो सेम चीज़ है। ये रेशो हम 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ें, तो वो हम करेंगे उसको अप्लाई, लेकिन ज़ाहिर इनके फार्मूले खोल लें पहले तो ये बेहतर है। तो पहला स्टेप ये बनाएं कि इनके फार्मूले एक्सपेंड कर लें, और डेफिनेटली ये क्या करना है, हमें n फाइंड करना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये सारा सवाल लिखा हुआ है। अब देखें करेंगे क्या, ऊपर वाली चीज़ 3n है, 3n का फैक्टोरियल, नीचे ये जो 2 है उसका फैक्टोरियल, और एक दफ़ा ये दोनों माइनस होके उसका फैक्टोरियल। साथ वाले के साथ भी वही कुछ होना है, n है ऊपर, n फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और एक दफ़ा माइनस करके, और इसको साथ ही रख लें। अब यहाँ पे वही बात के रेशो है, तो आपको पता है ये किस्म की डिवाइड है, तकसीम है यहाँ पे। तो जो तकसीम होती है आपको पता है, जब उसको हमने ख़त्म कराना हो तो हम क्या कराते हैं कि उसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो उसकी साथ वाली रकम जो है वो अगर बटे में है तो उसको उल्टा कर लेते हैं,
ना बटे फिर भी उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रकम है ये वाली हमारी उल्टी हो जाएगी, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, और बीच में देखें ये किस्म का मैंने कहा डिवाइड है तो वहाँ पे ज़रब आ गई और साथ ये आ गया। लेकिन थोड़ा सा हल करेंगे साथ साथ, कैसे कि हम देख लेंगे इनमें से बड़ी कौन है। मतलब देखें ऊपर है ना 3n का फैक्टोरियल, अब जाहिर है यहाँ पे माइंड को इस्तेमाल करना है, जहन को यूज़ करना है। 3n बड़ा है, 3n - 2 उससे 2 स्टेप छोटा है, क्योंकि 3n में से 2 मनफी हो रहे हैं, 2 और वो नीचे चला गया, 2 दर्जे 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर गया हुआ है, तो ये छोटा है। तो 3n को आप थोड़ा सा एक्सपैंड करें, तो देखें 3n को एक्सपैंड किया 3n - 1 3n - 2 और 3n - 2 पे हम उसको रोक लेंगे, वहाँ पे फैक्टोरियल पे रुक जाएगा वो, ठीक है। नीचे वाला वैसे का वैसे ही आप लिखें, और यहाँ पे भी यही काम करेंगे। जो n फैक्टोरियल है जिसने नीचे जाना था उसको भी आप फैक्टोरियल खोल ले उसका, n - 1 n - 2। अब n - 2 पे रोकेंगे क्योंकि साथ उसके दूसरी तरफ n - 2 मौजूद है। तो यहाँ रोकने का फायदा ये हमें होगा कि इनकी चीजें आपस में कटेंगी। अब देखें ना ये वाली चीज ये सारी की सारी इससे कट गई, तो यहाँ पे ये और ये रह गया, और इस साइड पे भी आए तो देखें ये दोनों कट रहे हैं, और ये 2 फैक्टोरियल भी कट रहा है इस वाले से, क्योंकि सेम है। ये मोबाइल मेरा जरा हिल जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों कट गए, ये कट गए, ये कट गए। बाकी ये जो n वाली है ना 3n × 3n - 1 n × n - 1 वो हमारी रह जाएंगी, और साथ ये 15/1 ज़ाहिर है वो भी रेशो ही है ना, तो उसको डिवाइड में लिख लें, और ओवर में 1 बेचारे ने क्या डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखें उनको ऊपर नीचे लिख लें सीधा सीधा। अब क्या करना है कि इधर भी ओवर है, इधर भी ओवर है, तो जाहिर है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हम करेंगे। लेकिन एक और काम हम ये छोटा सा कर सकते हैं कि ये बाहर वाला एक n और ये n जो है वो कट जाएगा, तो बाकी ये जो रह गया है 3 और ये वो हम देख लेते हैं उसको। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया है, 3 3 = 9, 3 1 = 3, नीचे n - 1 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, n - 1 15 के पास चला गया और 1 जो है वो इसके पास चला गया, तो 1 के साथ तो वही रहता है, 15 के साथ वो ये जो है मल्टीप्लाई होगा। फिर n's को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट को एक तरफ करें, जैसे एक आम इक्वेशन हल करते हैं, बड़े सिंपल सा काम है, ठीक है ना। 15n बड़ा है ना, तो 9n को उसके पास ले जाए, -15 को उधर ले जाए, तो फिर इस तरह से करा के 6 पे डिवाइड करा के तो n की वैल्यू हमें 2 मिल जाती है। तो काम को इतना खास नहीं है, बस बेसिक चीज़ें जो है वो याद रखनी है, बड़े आराम से ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट, एक उसने NPR की वैल्यू दी हुई है और एक उसने NCR की वैल्यू दी हुई है, तो ठीक है दोनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और कहते हैं यहाँ से R फाइंड करें। अब NPR और NCR का आपस में जो रिलेशनशिप है ना, ये हमें याद रखना है, क्योंकि अभी जब हमने फार्मूला NCR का लिखते हैं तो वो क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल, ये फार्मूला है ना। तो इतना फार्मूला जो है ये किस चीज़ का है, ये जो NPR का है, तो NPR, ठीक है, ऐसे NPR और नीचे r फैक्टोरियल, और ये किसके बराबर था, जाहिर है ये किसके बराबर था, NCR के, तो NCR के बराबर लिखें। और ये r फैक्टोरियल उठ के अगर इधर चला जाता है तो जाहिर है इधर NCR से मल्टीप्लाई होना है, तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, तो वो इधर से डेवलप हो जाती है कि r फैक्टोरियल इंटू NCR इज इक्वल टू NPR। तो देखिए NPR इज इक्वल टू दिस वन, तो इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो NPR की वैल्यू भी दी हुई है, NCR की वैल्यू भी सवाल में मौजूद है। तो देखें सवाल 2 नंबर वाला है, छोटा सवाल है, शॉर्ट सवाल, ठीक है। तो R फैक्टोरियल फाइंड करना है, 20 जाके उसको डिवाइड करेगा, तकसीम करेगा तो 6 आ जाएगा। अब इधर R फैक्टोरियल है, जैसे स्क्वायर होता था तो इधर भी स्क्वायर बना के देख ले, तो यहाँ R फैक्टोरियल है तो आप 6 को भी किसी चीज़ का फैक्टोरियल बना के देखें, तो 6 जो है वो 3 का फैक्टोरियल होता है, 3 × 2 × 1, तो 3 2 बार 6, ठीक है, वो कैलकुलेटर में भी आप करके देख सकते हैं। तो 6 जो है वो 3 का फैक्टोरियल है, तो दोनों तरफ जब आप फैक्टोरियल बना लेंगे तो फिर पता चलेगा कि R जो है वो 3 के इक्वल है, तो R की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड r। अब n भी फाइंड करना है, r भी फाइंड करना है, जबकि हमारे पास ये जो चीज़ें हैं वो दी हुई हैं। अब पहला पार्ट में NCR की वैल्यू भी दी हुई है, NPR भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं, तो ये ऑलमोस्ट ऊपर वाला पार्ट ही हो गया। लेकिन ऊपर वाले पार्ट में सिर्फ हमने R फाइंड किया था, तो जितना काम हमने ऊपर वाले पार्ट में किया है वही काम हम दोबारा यहाँ करके और फिर आगे से कोई एक फार्मूला NPR का या NCR का लगा के हम फाइंड कर सकते हैं n को भी। तो देखें पहले हमने वही कि हमारा देखें ना, ये फार्मूला हमने क्या पढ़ा, NPR इज इक्वल टू दिस वन, और अगर R को अपने अकेला करना है तो NCR इसके बटे में
जाएगा ना, तो देखें मैंने यही लिखा है NCR उसके बटे में ओवर में चला गया। ठीक है, अब आपने वैल्यूज़ लगानी है, दोनों की डिवाइड करना है, तो वो 6 आ जाएगा कि R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। ये वही चीज़ बन गई है जो ऊपर बनाई थी। तो इसका मतलब जो R फैक्टोरियल है वो 3 फैक्टोरियल के बराबर होगा। तो इसका मतलब कि R जो है वो 3 के इक्वल आ गया। अब मैंने NPR इज इक्वल जो उसने वैल्यू दी है वो लिखी है, और NPR का फार्मूला लगा लेंगे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल। अच्छा जी, इक्वल टू वो 336 है। अब R की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो जहां R है वहां पे आप 3 लगाएं। अब 3 लगा लिया, अब आपको पता है ऊपर वाले को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला n माइनस 3 है, 3 स्टेप नीचे है, छोटा है। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल वो बनेगा। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 रह जाएगा। ठीक है ना, ये ज़रा मैंने एक स्टेप यहाँ पे नहीं किया, तो ये समझ आ रही है ना, क्योंकि इसको आपने एक्सपेंड करना है ऐसे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड n माइनस 3, और फिर ऐसे फैक्टोरियल आपने छोड़ना होता है। तो नीचे वाला n माइनस 3 और ये कट जाएगा और ये चीज़ रह जाएगी, वो हमने लिखी। अब वही बात है कि इस तरह का भी सवाल हमने पहले किए थे कि भाई एक बड़ी है, एक उससे छोटी है, एक उससे छोटी है, तीनों ज़रब हो रही हैं, तो 336 आए। तो कैलकुलेटर में थोड़े से टोटके बना के ज़रबे दे के तो पता चल जाता है हमें कि 8 ज़रब 7 ज़रब 6 करे, तो फिर उसका आंसर यही आता है 336। तो 2-4 दफ़ा ज़रा करके देख लें उसको, वो ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है। ठीक है, तो अब जाहिर है कि 8 जो है वो n की जगह पे है, क्योंकि n के बाद n माइनस 1 है, उससे छोटी 7 है, उससे छोटी 6 है, तो इसका मतलब n की जगह पे 8 आता है। तो n की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। अच्छा जी, सेकंड वाला पार्ट है इसका, और इसमें देखें 3 चीज़ों की आपस में रेशो है इक्वल टू, और जाहिर है उस साइड में भी 3 चीज़ें हैं, और यहाँ से भी हमें R और N जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी यही काम होगा कि हम ये कर लेते हैं कि 2-2 को कम्बिनेशन कर लेते हैं। मसलन पहली 2 ले लेते हैं इधर से, तो ज़ाहिर है इधर से भी पहली 2 ले लेते हैं। तो ये दोनों इज इक्वल टू 1:3, वो हम एक साइड पर लिख लेते हैं, और इनको उसी तरह से हल करते हैं जैसे पिछले पार्ट में किया था कि इसके जो फार्मूले हैं वो हम एक्सपेंड कर लेंगे। अब वही फार्मूला ज़हन में रखना है, जो ऊपर वाली चीज़ है वो ऊपर फैक्टोरियल आता है, n-1 है तो n-1 का फैक्टोरियल आएगा ऊपर। ठीक है ना, नीचे जाहिर है जो नीचे जो भी चीज़ होती है एक दफ़ा तो उसी का फैक्टोरियल आता है n-1 फैक्टोरियल, और फिर अंदर क्या आता है, ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस कराते हैं, तो n-1 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। ये याद रखना है, क्योंकि खुद पहले से माइनस है ना, तो जब इसने माइनस होने लगना है तो वहाँ पे +1 हो जाएगा। और इसका ज़ाहिर फ़ायदा यही होगा कि +1 और -1 कट जाएगा और नीचे n-r ही रह जाएगा। और इसका भी फार्मूला उसी तरह से हम लिख लेंगे, और अगला काम वही है, क्योंकि रेशियो है बीच में, तो आप उसको मल्टीप्लाई का साइन बनाएं और इसको उल्टा कर दें। ये r फैक्टोरियल n-r देखें ऊपर चला गया, n फैक्टोरियल नीचे आ गया। अब यहाँ फिर वही करना है कि थोड़ा गौर कर लेना है कि कौन सी बड़ी चीज़ है जिसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें। तो यहाँ देखें ये n-1 है, ये n फैक्टोरियल है, तो डेफिनेटली ये बड़ा है, तो इसको एक स्टेप हम बनाएंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल। और इसी तरह से ये दोनों तो खैर वैसे ही n-r है ना, ये आपस में कट जाएंगे। और ये r पे चले तो ये r फैक्टोरियल है, तो इसको लिखेंगे r इंटू r-1 फैक्टोरियल, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो जो n-1 और r-1 है उसको वैसे ही रहने देंगे, n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे एक एक स्टेप नीचे की तरफ, और ये दोनों आपस में कट रहे हैं। तो ये देखें, इनको कटवा के तो जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो हम लिख देंगे। ये हमारे वही n-1 r-1, और यहाँ पे हमने r फैक्टोरियल को खोला है, यहाँ पे हमने n फैक्टोरियल को खोला है, तो अगला स्टेप ये होगा। अब यहाँ से फिर चीज़ें कटेंगी, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कटेगा, जस्ट r ओवर n रह जाएगा। और उस तरफ हमारा 1/3 है, 1:3 थी तो 1/3 होगा, आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो r के साथ 3 चला गया, n के साथ 1 आ गया, तो n इज इक्वल टू 3r। ये एक रिलेशन बन गया हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 1 रखें, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो आप यहाँ से वैल्यू तो नहीं दे सकते, तो उसके लिए अगला कॉम्बिनेशन यूज़ कर लें, यानी ये वाला और ये वाला। अब यहाँ ये है कि ये रकम गलत है, नॉर्मली ये होता है n-1 है ना, r-1, और बीच में देखें n और r है, तो उसके आगे होना चाहिए था n+1 और r+1, फिर प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनता है। और ये पहले हमने सवाल किए में पिछली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उसमें था इस तरह का सवाल।
ठीक है, तो वो उसी हिसाब से चलेंगे तो आंसर निकलेगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको और इसको लेना है, लेकिन यहाँ ज़ाहिर है +1 और r+1 लगा लेना है, और इधर से 3 और 7 रेशो ले लेनी है। तो वो देखें हमने उसको ऐसे लिख लेना है, और इसको भी बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंड करना है, फार्मूले लगाने हैं, n फैक्टोरियल नीचे r फैक्टोरियल और एक दफ़ा n-r। अब ये +1 वाले के साथ है n+1 फैक्टोरियल, नीचे r+1 है उसका फैक्टोरियल, और एक दफ़ा उसमें से ये माइनस करके +1 -1 फिर कट जाएगा, इनका n-r ही रह जाएगा। फिर वही इसकी जगह पे क्रॉस ज़रब लगाएं, नीचे वाली चीज़ों को ऊपर ले जाएं। अब देखें ये r+1 था तो उसको मैंने एक्सपेंड किया है, r+1 और उसमें से एक माइनस करेंगे तो खाली r रह जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये ऊपर गए हैं n-r, ठीक है ना, ये वाला, क्योंकि +1 -1 तो चला गया। और ये जो n+1 जिसने नीचे जाना था उसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, n+1 और उसमें से एक कम करेंगे तो n फैक्टोरियल। तो ये थोड़ा सा काम आपने करना है, उसके बाद ज़ाहिर चीज़ें कटनी होती हैं। n-r से गया, n+1 जो है ये ज़ाहिर रह जाएगा, ऊपर r+1 रह गया, नीचे ये r फैक्टोरियल ये है हमारे पास, r फैक्टोरियल ये है, n फैक्टोरियल, बाकी सब कटेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें रह जाएंगी, r+1 नीचे n+1। अब ऊपर हमने एक तो ज़ाहिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, सीधा कर लेते हैं, और ऊपर हमारे पास रिलेशन है कि n जो है वो 3r के बराबर है, तो जहाँ n आ रहा है वहाँ 3r आप लगा दें। और फिर ज़ाहिर अब r के लिए सारी इक्वेशन बन गई है, 3 से ज़रब दें, r को एक तरफ करें, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है तो r की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब जब r मिल गया तो r को आप उठा के यहाँ लगाएंगे 2 को, तो 3 2s are 6, n की वैल्यू भी आपको 6 मिल जाएगी। चलें क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब यहाँ सवाल ज़्यादा लेंथी नहीं है लेकिन समझ के साथ है, थोड़ा सा माइंड लगा के करने वाली चीज़ें हैं, तो समझ के साथ चलना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं ऑफ वावल लेटर्स लेने हैं, वही A-E-I-O-U ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो जाहिर है कि उनके कितने कम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल पुराना सवाल है 7.1 का है कि 2 का है, कि जिसमें सिर्फ वावल्स हैं, वावल्स लिए उनकी आपस में कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो वावल कितने होते हैं 5, तो 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि पहली जगह पे कितनी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि 5 चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे ज़ाहिर है 4 ही चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि 5वीं वाली पोजीशन पे, पहली वाली पोजीशन पे 5 चीज़ें, एक चीज़ तो बैठ गई ना पहली पोजीशन पे, ठीक है। जो दूसरी कुर्सी है उस पर 4 चीज़ें, तीसरी पे 3 चीज़ें, फिर 2, तो ये प्रॉपर 5 का फैक्टोरियल बनता है। फैक्टोरियल ये होता है 5 × 4 × 3, तो एक एक कम होता जाता है। तो ये बेसिकली वही 5 फैक्टोरियल करेंगे तो देखें आपके सामने 120 आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है, क्योंकि इसमें कोई उसने परमुटेशन लगाना या कम्बिनेशन लगाना कोई उसने नहीं बताया, ठीक है। सिंपल फैक्टोरियल से ये काम हो रहा है तो वो हम उसको कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 8 को, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से 3 डिशेज ऑफ देसी फूड, देसी फूड जो देसी खाना है हमारा, ठीक है, साग है या कुछ और है, उसकी 3 डिशें हैं हमारे पास, और उसके साथ फिर 2 डिशेज हमने किसकी लेनी है जी, चाइनीज़ फूड की, ठीक है। उनको हमने सिलेक्ट करना है, लेकिन किन में से सिलेक्ट करना है ये आगे उसने बताया कि देसी कुल हमारे पास कितनी है डिशेस 6। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में हमें जो मेन्यू देते हैं तो उसमें देसी खानों के 6 चीज़ें पड़ी हुई हैं, और जो हमारी चाइनीज़ हैं वो 8 हमारे सामने मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं। तो हमने क्या करना है, घर से डिसाइड कर गए हैं कि देसी हमने 3 लेनी है और जो चाइनीज़ है वो 2 डिशेस लेनी है। तो फिर कितने कम्बिनेशंस हो सकते हैं, कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। और अगेन देखिए ये कम्बिनेशन है, क्योंकि जब आपने एक कम्बिनेशन चूज़ कर लेना है तो उसमें चाहे पहली चाइनीज़ हो, चाहे दूसरी चाइनीज़ हो, या तीसरी देसी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ये कम्बिनेशंस वाले ही हैं, परमुटेशंस नहीं है, जिसमें आर्डर, अब ऐसा सवाल होता है जिसमें आर्डर चेंज करने से एक नई चीज़ बन रही है तो हम परमुटेशन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कम्बिनेशन का फार्मूला लगेगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है। स्टेप बना लेने हमने कि भले टोटल देसी 6 हैं, सिलेक्ट हमने 3 करनी है, तो उसके कम्बिनेशन 6C3, तो ज़ाहिर है कैलकुलेटर, अब यहाँ कैलकुलेटर का यूज़ है, बाकायदा पूरे फार्मूले नहीं लगाने,
ठीक है। तो 6C3 करें कैलकुलेटर में, ठीक है, वो जहां NP आ रहा है उसके साथ ही NC आ रहा है, तो शिफ्ट के साथ हमने करना होता है। पहले आपने 6 दबा लेना है, शिफ्ट के साथ उस बटन को दबाएं, उसके बाद 3 लिखें तो प्रॉपर लिखा आ जाता है, तो फिर आप वो कर सकते हैं, 20 आ जाएगा। चाइनीज़ हमारे पास 8 थे, सिलेक्ट हमने 2 करने हैं, कम्बिनेशन 8C2 है और वो बनते हैं हमारे 28। और चूंकि दोनों को कलेक्टिवली करना है तो टोटल कम्बिनेशन दोनों को ज़रब देंगे, 560 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ये जो ताश के पत्ते हम खेलते हैं, तो जो स्टैंडर्ड ताश के पत्ते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर जो है वो 4 मुख्तलिफ जो है वो सूट होते हैं, 2 रंग होते हैं बेसिकली, एक काला होता है एक रेड होता है, ठीक है। तो वो बात करेगा वो 52 कार्ड्स हैं, देयर आर 26 ब्लैक एंड 26 रेड कार्ड, ठीक है ना, 26 रेड है, 26 हमारे ब्लैक है। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 8 कार्ड्स बी सिलेक्टेड। टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं जी, 8 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। इफ 3 आर ब्लैक एंड रिमेनिंग आर रेड, अगर 3 ब्लैक हैं तो फिर बाकी कितने रेड होंगे, 5 होंगे। टोटल हमने 8 करने हैं, तो बड़ा सिंपल सा काम है। तो देखें इसमें भी हम क्या कहते हैं स्टेप्स बना देंगे प्रॉपर कि फ्रॉम 26 ब्लैक कार्ड्स 3 आर चूजन। टोटल 26 हैं, 3 चूज कर रहे हैं, तो जाहिर है कि इसके जो कम्बिनेशंस हैं वो 26C3 बनेगा। इसी तरह 26 रेड वाले थे, उसमें से 5 चूज करने हैं, तो 26C5। और वही बात, इनकी आपस में ज़रब देंगे क्योंकि इनको इकट्ठा हमने करना है, टोटल 8 का करना है, तो फिर ज़ाहिर है दोनों को ज़रब देंगे। तो दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे ले लें, उनको मल्टीप्लाई कर लें, तो अच्छे खासे बड़े से कम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि हैं भी तो बहुत ज़्यादा ना, 52 कार्ड्स हैं, तो जाहिर है कि इसके ये लाखों करोड़ों में बन रहे हैं, तो जो भी बनेगा वो आपने लिख देना है। चलें, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बैग कंटेनिंग 8 रेड बॉल्स एंड 7 ग्रीन बॉल्स। एक बैग है जिसमें 8 हमारे पास रेड बॉल्स हैं, 7 ग्रीन बॉल्स हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच 5 बॉल्स आर सिलेक्टेड। कितने सिलेक्ट कर रहे हैं जी, 5। आंखें बंद करके 5 का वो बॉल्स जो है वो हमने निकाल लेने हैं। अब देखें पहला कॉम्बिनेशन ये है कि 3 रेड होने चाहिए, 2 ग्रीन होने चाहिए। तो बड़ा सिंपल, वही पिछला वाला रूल है कि हमें पता है कि हमारे रेड कितने हैं, 8, उनमें से 3 हमने सेलेक्ट करने हैं, तो 8C3। और हमारे टोटल ग्रीन 7 हैं, उनमें से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 7C2। और ज़ाहिर है कि उनकी जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो 1176 कम्बिनेशन। इसी तरह सेकंड में कहता है जी 1 रेड हो, तो 8 में से 1 रेड होना चाहिए, और जो टोटल 7 ग्रीन है उनमें से 4 ग्रीन होने चाहिए, क्योंकि टोटल तो 5 हमने सेलेक्ट करने हैं ना, तो नीचे वाले 1 और 4 मिलके देखें वो 5 बन रहे हैं। तो इसी तरह उनकी वैल्यूज भी ले, 280 आ जाएगा आंसर। और इसी तरह थर्ड में कहता है भाई नहीं, 4 रेड होने चाहिए और 1 ग्रीन होना चाहिए, तो वही कॉम्बिनेशन, क्योंकि बस हमें भी ये याद होना चाहिए कि रेड टोटल कितने हैं, ग्रीन टोटल कितने हैं, और उनके साथ उनके जो जो आप चूज़ कर रहे हैं वो आप नीचे लगाते जाएं। तो ये देखें इसका आंसर 490 आएगा। और चौथे में कहता है कि सारे के सारे रेड हों, तो ग्रीन को तो निकाल ही दिया ना, तो 5 के 5 को रेड होना चाहिए। तो रेड टोटल कितने हैं, 8, तो 8 में से 5, 8C3, तो जाहिर है कि वो आप 56 उसको आंसर दे दें। तो ये चारों पार्ट बड़े आराम से इसके हो जाते हैं। आगे चलते हैं 11 वाले की तरफ। 11 में क्या करना है, हाउ मैनी डायगनल्स। अब ये वो सवाल है जिसमें थोड़ा सा माइंड यूज करना है हमने, ठीक है। हाउ मैनी डायगनल्स एंड ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द vertices of the polygon having 15 sides। ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी 15 साइडें। पॉलीगॉन की डेफिनेशन हमने 9-10 में भी पढ़ी थी कि पॉलीगॉन बेसिकली ज्यादा साइडों वाली शक्ल को कहते हैं। 3 या 3 से ज्यादा साइडें अगर होती हैं तो वो पॉलीगॉन है, 4, 5, 6 जितनी भी, लेकिन यहाँ कितनी है, 15 साइडें हैं, काफ़ी बड़ी सी वो बन रही होगी। तो जाहिर है कि जैसे अब यहाँ हमारे पास ऐसे ऐसे ऐसे, ये जस्ट मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ऐसे ये हम पेंटागन टाइप लिखी हुई है, तो इसमें देखें 2 कोनों का आप मिलाते हैं तो डायगोनल बनता है। ये डायगोनल बन रहा है, इधर से बन रहा है, ठीक है, इधर से बन रहा है, तो ये मुख्तलिफ डायगोनल्स बन रहे होते हैं। तो उसके तो 15 साइड हैं, तो 15 साइडों के अंदर कितने सारे हम ऐसे लाइनें तिरछी तिरछी लगाएंगे तो वो डायगोनल्स हमारे बनेंगे उसमें, ठीक है ना, वितर जिसको उर्दू में कहते हैं। तो बहरहाल अब वो कितने बनेंगे, तो इसके लिए भी वो बात देखें वही है कि उसके जो वर्टिसेस हैं वो कितने हैं, कोने कितने हैं, 15। उन्हीं कोनों को मिला के आपने बनाना है ना, तो उनमें से अब ज़ाहिर 2 को मिलाएं तो बनता है,
ठीक है, 2 साइडों को मिलाएं तो टोटल 15, उनमें से 2 को चूज कर रहे हैं आप, तो 15C2, तो 15C2 लगा के आप बना लेंगे 105 कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन अब ये देखें, ये जो 105 है ना, इसमें सब इन्वॉल्व है। इसमें वो भी इन्वॉल्व है कि इस कोने को और इस कोने को आप डायरेक्ट जोड़ते हैं तो वो तो बाहर वाली साइड आ गई, तो ये डायगोनल तो ना हुआ। डायगोनल अंदर वाली साइडें होती हैं। आप अपने कमरे में जिसमें जहाँ बैठे हुए हैं, अब मैं भी इस कमरे में बैठा हुआ हूँ, तो इसकी इधर वाली साइडों को, एक तिरछी साइडों को मिलाऊंगा तो बनेगा, जो सीधी सीधी साइड को मिलाऊंगा वो दीवार की साइड बन जाएगी। तो उसको निकालना है, तो 15 जो साइडें पहले से मौजूद हैं वो माइनस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस 105 में सारी आ गई हैं। तो इसलिए जो हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनने हैं वो 105 में से 15 माइनस करेंगे तो टोटल डायगोनल हमारे 90 बनते हैं। अब देखिए, काम कुछ नहीं है, लेकिन ये हमें तरीका आता हो कि भाई इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल। और इसी तरह जब ट्राइंगल बनानी है तो ट्राइंगल तो 3 साइडों से मिलकर बनती है। अब ट्राइंगल बनाते हुए जाहिर है कि वो जो बाहर वाली साइड है वो भी यूज हो जाएगी। अब देखें ना, ये साइड मिलके ऐसे और ऐसे तो ट्राइंगल बन रही है, तो बाहर वाली ने भी यूज हो जाना है, तो इसमें हमें कोई माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो लेकिन चूंकि ट्राइंगल 3 से बनती है तो 15C3, बस सिंपल सा काम, तो 455 आ जाएगा। ठीक है, इसमें बाहर वाली साइडें माइनस नहीं करा रहे क्योंकि वो यूज हो गई हैं। डायगोनल्स में वो यूज नहीं हो रही, डायगोनल वो अंदर वाली चीजें होती हैं, इसलिए 15 माइनस करना पड़ा है। तो ये आपने जरा ध्यान रखना है इसका। चले, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अब उसी सवाल का 11वें का उसने एक उल्ट बना दिया है कि भाई उस वो जो पॉलीगॉन है उसकी साइडें हैं कितनी। पिछले में तो उसने बता दिया था 15 साइडें, यहाँ हमें बनानी है, तो इसलिए हम उसको n कह लेंगे। भाई n साइडें हैं, हमें नहीं पता कितनी है। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 104। उसके डायगोनल्स 104 बन रहे हैं। अब डेफिनेटली डायगोनल्स 104 जो हैं उनमें से साइडें निकाल के उसने आंसर निकाला है। अब देखें यहाँ मैं क्या यूज़ करूँगा, साइडें हमने फाइंड करनी है, उसको हम n कह देते हैं। अब जाहिर है जब डायगोनल बनाते हैं तो यही फार्मूला यूज़ किया था ना, NCR वाला। तो n यानी कि टोटल डायगोनल्स का हमें नहीं पता, उसकी साइडों का नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि डायगोनल के लिए 2 यूज़ होता है नीचे, क्योंकि 2 साइडों को मिलाएंगे तो NC2, और वो किसके बराबर आया, 104 के बराबर, लेकिन उसमें n जमा करनी पड़ेगी, क्योंकि 104 जो है ये समझने वाली बात है, 104 उसके डायगोनल्स हैं सिर्फ। लेकिन जब हम ये NCR करते हैं तो उसमें साइडें भी इन्वॉल्व होती हैं, तो साइडें हम साथ उसके जमा कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक किस्म का फार्मूला बन जाएगा, इसको लेके हम चलेंगे। अब इधर इसका फार्मूला खोलें, ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ फिर वही कि n चूँकि बड़ा है तो n को थोड़ा एक्सपेंड करें, नीचे वाले को वैसे ही लिखें, n-2 कट जाएगा, n इंटू n-1, और नीचे वाला 2 उधर ले जाए, नीचे डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की शक्ल में ज़रब दे भी दें 2 से, और इधर n से भी मल्टीप्लाई कर लें, n इंटू n, n², n1 n, ठीक हो गया। अब इन दोनों को उठा के भी उधर ले जाएं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो +2n उधर जाएगा तो -2n, और ये n मिलके -3n, और ये भी उधर आके माइनस का हो गया। अब इसके आप फैक्टर्स बना लें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, वो जो फार्मूला होता है -b + -b² -4ac/2a वाला, वो भी हम लगा सकते हैं। वरना फैक्टर्स बनाने हैं तो 208 है तो 16 और 13 से होता है, 16 13 बार 208, और 16 में से 13 निकाल लें तो -3 आ जाता है। कॉमन शामिल लें तो आपके पास ये n की वैल्यू देखें यहाँ से मिलेगी, क्योंकि इसको लेंगे ना तो +13 दूसरी तरफ जाके तो -13 हो जाएगा, तो n की वैल्यू माइनस तो नहीं होती, तो हम हाल ही इसको लेंगे। n-16 = 0, 16 उधर गया तो प्लस का 16, तो इसका मतलब कि हमारी जो पॉलीगॉन है उसकी साइडें कितनी हैं, 16 हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे, हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, ट्रायंगल्स कितनी बना सकते हैं बाय जॉइनिंग 15 पॉइंट्स, 15 पॉइंट हैं, वही n = 15, 6 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन हैं। तो 15 पॉइंट्स, लेकिन उनमें से जो 6 पॉइंट्स हैं वो ऐसे ऐसे करके एक बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर ही आते हैं। तो जाहिर है जब सीधी लाइन पे आ जाए तो सीधी लाइन में तो ट्रायंगल नहीं बन सकती ना, ट्रायंगल बनाने के लिए तो उनको टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो नहीं, तो उनको हम निकाल लेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। पहले तो जाहिर है टोटल देख लेंगे कि अगर सारे डिफरेंट जगहों पे हैं तो फिर कितनी बन सकती है ट्रायंगल। तो वही 15 में से 3, 15C3, तो वो हम लिखेंगे इफ यूजिंग ऑल द पॉइंट्स नंबर ऑफ ट्रायंगल 15C3, वो 455 हो जाता है। लेकिन
अब ज़ाहिर है उसके अलावा हम देख रहे हैं कि 6 पॉइंटों को निकाल दें, तो 6 पॉइंट अगर सीधे हैं, देखें ना 6 आर ऑन द स्ट्रेट लाइन सो दे कैन नॉट मेक ट्रायंगल, सो 6C3 यानी उन 6 पॉइंटों से जो बन सकती थी ट्रायंगल वो हम देख लेते हैं कितनी है, वो उसमें से निकाल देते हैं क्योंकि उन 6 ने हिस्सा नहीं लेना, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे 6C3 वो 20 आता है, तो 455 में से ये 20 निकाल दें तो जो रिमेनिंग ट्रायंगल्स आ जाती हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। तो एक क्लब बनाया हुआ है, उसमें जो तादाद है लड़के 10 हैं, लड़कियां 8 हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। ये वही ऑलमोस्ट सवाल हो गया सिंपल वाला कि बॉयज 6 चूज करने हैं, कितने में से 10 में से, तो 10C6 हो जाएगा, और 8 टोटल गर्ल्स हैं उनमें से 3 लेनी है तो 8C3 हो जाएगा, और दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह का सवाल 2-3 हमने पीछे किए हैं और बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो स्टेप बना लें, टोटल बॉयज हैं चूज कर रहे हैं, टोटल गर्ल्स हैं चूज कर रहे हैं, और उनके कम्बिनेशन वो करके मल्टीप्लाई करके तो 11,760 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा काम। आगे चले 15 वाला, हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 7 मेंबर्स कैन बी चूजन। अब कमेटी कितने की बनानी है, 7 की, तो डेफिनेटली ये आर है होता है हमारा, क्योंकि टोटल ज्यादा होंगे उनमें से 7 लोगों की कमेटियां बनानी है ना, तो ये आर होता है जो नीचे आता है। कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन, तो ज़ाहिर टोटल लोग कितने हैं 10, 10C7, ठीक है। व्हेन ईच कमेटी, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा बात बताने लगा है, व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन, 2 को लाजमी रखना ही रखना है। जब 2 को लाजमी रखना है तो वो तो निकल गए ना, वो तो कम्बिनेशनों में आएंगे नहीं, वो तो पहले से ही चूज हो गए। तो टोटल कितने थे 10, तो 10 में से 2 निकल गए तो कितने रह गए 8, ठीक है। तो इस तरह से 2 पर्सन्स ऑलरेडी चूजन, तो फिर टोटल पर्सन हमारे 8 रह गए। तो जो चूज करने हैं, अब 2 तो पहले से चूज हो गए, चूज करने के लिए उसने हमें 7 कहा था, 2 चूज हो गए, पीछे 5 रह गए चूज करने वाले। 8 में से 5 चूज करने हैं और उनको 8C5 करें 56, क्योंकि जो 2 निकल गए ना तो वो तो निकल गए। अब ये वही ना हमारे माइंड को घुमाने के लिए उसने ऐसे कहा है, ठीक है। टोटल 10 थे, 2 निकल गए, पीछे 8 रह गए, चूज करने थे 7, उनमें से 2 पहले ही चूज हो गए तो 5, 8C5 ऐसे करके। आगे चलें जी 16 वाला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। अब 11 प्लेयर्स को चूज करना है तो ज़ाहिर ज़्यादा लोग होंगे, बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 17 प्लेयर्स, 17 लोगों को पहले हमने इकट्ठा किया हुआ है, तो 17 में से 11 की टीम बनानी है, तो 17C11, अगेन सी नॉट पी, क्योंकि कॉम्बिनेशन मैटर नहीं करता, जो मर्जी पहले आगे पीछे आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे भी वही कदगन लगाएगा, कंडीशन लगाएगा, हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, एक पर्टिकुलर प्लेयर लाजमी रखना है, बाबर आजम को रखना ही रखना है, ठीक है। तो जाहिर है टोटल 17 थे, चूज 11 करने हैं, तो जाहिर है अगर आप सबको यूज करते हैं तो 17C11 करेंगे तो 12,376 बनेगा। लेकिन एक को अगर आप लेस कर लेते हैं, एक को जाहिर है आप नहीं वो चूज में लेके आते, वो पहले से ही चूजन है, ठीक है, तो वो फिर एक कम हो जाएगा, टोटल में से भी कम हो गया, चूज वालों से भी कम हो गया, तो 16C10 करें तो 8,008 आ जाएगा। तो दोनों के हमने आंसर बता दिए कि भाई सारों को चूज करना है तो फिर 12,000 समथिंग है, और अगर एक पहले से ही चूज हो चुका है तो वो हम उसको अलहदा कर देते हैं। चलें जी लास्ट वाला क्वेश्चन है 19, कंसिडर अ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम दैट जनरेट एन 8 कैरेक्टर पासवर्ड। पासवर्ड जनरेट होना है, 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ईच कैरेक्टर इन द पासवर्ड कैन बी इधर लोअर केस लेटर। अब क्या क्या हो सकते हैं उसमें, ए से लेके एफ तक ये 6 चीज़ें बनती हैं, और डिजिट 0 से 5 वो भी 6 चीज़ें बनती हैं। यहाँ आपने डिजिट चूज़ करना है या ABCD यूज़ करना है, ठीक है, इंग्लिश के लेटर्स, ठीक है। तो 6 और 6 मिलकर ये 12 चीज़ें, उनमें से आपने 8 चीज़ें चूज़ करनी है, ठीक है। इस तरह से हाउ मेनी पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 5 लोअर क्लास लेटर्स एंड 3 डिजिट, यानी जो आपके जो ABCD है वो 5 होने चाहिए और जो 0 से 5 तक है वो 3 होने चाहिए। तो ठीक है, बिल्कुल वही तरीका है, लेकिन इसमें चीज़ें उसने सेपरेट की हैं। पहले कहता है विद रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन अलाउड है कि एक दफ़ा आ गया तो फिर दोबारा से भी आ जाए। अब 8 कैरेक्टर्स पासवर्ड बनाना है, ज़रा सारे स्टेप बना दें। लेटर्स हमारे से F तक हैं, 6 हैं, डिजिट भी 0 से 5 है, 6 है। ज़रा पहले एक दफ़ा चीज़ें लिख लें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि
जो आगे चेक करने वाला है उसको भी पता हो कि हाँ भाई उसने स्टेप्स बनाए हैं। अब 8 डिफरेंट पोजीशंस हैं जिसमें 5 लेटर्स आ सकते हैं, तो हम ज़ाहिर है 8C5 करेंगे, ठीक है ना। हमारा जो लेटर है, अब समझे कुर्सियां पड़ी हुई हैं 8, ठीक है, वहां पे आपने डिफरेंट लोगों को बिठाना है, तो हमारे जो लेटर्स हैं वो 5 चूज होने हैं ना, तो वो 5 उन 8 पोजीशनों पे कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो 8C5 किसके लिए होगा? लेटर्स के लिए होगा। तो ज़ाहिर है 8C5 56, ये ABCD के लिए कॉम्बिनेशन है। अब ये हो गया कि भाई 56 बन सकते हैं, भाई 8 टोटल थे, उनमें से 5 जगहों पे हमारे आ सकते हैं। लेकिन अब उनकी आपस में भी तो है ना कि किसने कहाँ आना है। मतलब पहली 5 ही हमारे पास कुर्सियां हैं लेटर्स की, तो उसमें अब देखें हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं? 6। अब पहली कुर्सी पे एक पहला लेटर बैठेगा, फॉर एग्जांपल A बैठ जाता है। अब अगली पे कितने बैठ सकते हैं, मतलब पहली पे कितने बैठ सकते हैं? 6 डिफरेंट लोग बैठ सकते हैं पहली कुर्सी पे, क्योंकि 6 कैरेक्टर्स हैं। अब दूसरी कुर्सी पे भी 6 ही बैठ सकते हैं, क्योंकि पहले वाले को हम रिपीट कर सकते हैं। यही फर्क है, यही वो सवाल में कह रहा है कि रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन अलाउड है, दूसरे पे भी 6 ही बैठ सकते हैं, तीसरी पे भी 6 ही बैठ सकते हैं, क्योंकि रिपीट कर सकते हैं। तो इसलिए देखें पहली जो 5 कुर्सियां हैं हमारी, हर एक के ऊपर 6-6 आएगा, ठीक है। इसमें वो फैक्टोरियल नहीं बनता। परमुटेशन में यही तो फर्क है, कॉम्बिनेशन में यही तो फर्क है कि इसमें आपके पास जो है वो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आगे भी 6, अगले में भी 6, अगले में भी 6। लेकिन परमुटेशन कर रहे होते हैं तो पहले 6 होता, फिर 5 होता, फिर 4 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे लोग फिक्स हो गए। इस पे एक बंदा फिक्स हो जाए, अगले पे 5 हो जाते हैं, उस पे एक और फिक्स हो जाए, 2 फिक्स हो गया, अगले पे 4 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रेपिटेशन है, तो इसलिए फिक्सेशन यहाँ नहीं होनी, ये हमें याद रखना है। तो 5 मुख्तलिफ पोजीशनों पे 6-6 ही लोग बैठ सकते हैं। तो इन सबको ज़रब दें तो ये 7776 तरीके ये बनते हैं, ठीक है। 56 तरीके ये आ गए कि जब 8 को फिल करना है, और जब अपनी जो पर्टिकुलर उनकी 5 पोजीशन है उनको आपस में उन्होंने फिल करना है, ABCD ने, कि किसने किधर बैठना है, तो उसके लिए भी इतने ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ठीक है। अब आ जाए आप डिजिट्स के ऊपर। अब बाकी 3 जगह रह गई थी, तो उन 3 जगहों के ऊपर हमारे चूंकि डिजिट भी 6 ही हैं और उनकी भी रेपिटेशन अलाउड है, तो इसलिए तीनों पोजीशनों पे 6-6 ही आएगा, 6-5-4 नहीं आना। तो देखें 6-6-6 करेंगे तो 216 बनेगा। अब इनके आपस में सारे टोटल कितने बनते हैं, डिजिट्स और वो सारा मिला मिलू के, तो इसलिए जो तीनों आंसर्स आए हैं, 56 वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 94 और पता नहीं क्या कुछ जितना बन रहा है। तो आइडिया हो गया। पहले आपने लेटर्स से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो लेटर्स 5 लेने हैं, वो 5 डिफरेंट कहीं कहीं पे भी आ सकते हैं, 8 में से कहीं पे भी, 8C5। उसके बाद जो 5 जगह उन्होंने लेनी है लेटर्स ने, वो हर जगह पे कितने बन सकते हैं, तो वो 6-6 बनते हैं, वो हमने किया। फिर हमारे जो डिजिट रह गए थे, 3 ही कुर्सियां रह गई थी उनकी, और उन तीनों के ऊपर भी वो डिजिट भी चूंकि 6-6 हैं, तो वो 6-6 डिफरेंट जगह आ सकते हैं, तो इसलिए उसको किया और फिर सब का इकट्ठा कॉम्बिनेशन किया। तो ये अब देखें विदाउट रेपिटेशन कि भाई एक दफ़ा आ गए हो तो दोबारा नहीं आना, लेकिन पहले तो वही है 8C5, क्योंकि टोटल 8 कुर्सियां हैं, उनमें से हमारे 5 लेटर्स ने वहां बैठना है, तो 8C5 कहीं पे भी बैठ सकता है, वो ओके है। लेकिन अब चूंकि विदाउट रेपिटेशन है, तो देखें वही बात आ गई कि पहला जो पहली कुर्सी है उस पर अगर A बैठ गया है, तो अगले अब यहाँ A इधर नहीं आ सकता दूसरी कुर्सी पे, तो 1 की कमी हो जाएगी। बाकी जो 5 लोग हैं वही देखेंगे कि भाई किसने बैठना है यहाँ पे, अगले पे 4 देखेंगे, अगले पे 3 देखेंगे, तो इसलिए ये कम हो जाएगा, 720 हो जाएगा, वो आया था 7000 समथिंग। और इसी तरह जो 3 डिजिट है हमारे, उनका भी यही चक्कर है, डिजिट तो वो 6 हैं लेकिन कुर्सियां 3 हैं, उनकी पीछे बच गई हैं, क्योंकि 8 का करैक्टर बनाना है, 5 का तो पीछे चूज हो गया, तो इसलिए पहले का 6, फिर 5, फिर 4, क्योंकि ज़ाहिर है आगे वो रेपिटेशन नहीं हो सकती। तो फिर इनका भी तीनों को आप ज़रब देंगे तो फिर इसका आंसर आएगा। अब ये थोड़ा सा लॉजिक जो है ना आपने ध्यान रखनी है। चले ठीक है जी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।